हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है बेसिकली ये हमारे पास जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर। उसके अलावा जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास टू और मोर कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स बोले तो सब्सटेंसेस, टू और मोर कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस may be present, और यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका सेम फेज भी हो सकता है। फेज से मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस, या डिफरेंट फेज भी हो सकता है, डिफरेंट फेज। ठीक है जी, दोनों का सेम फेज भी हो सकता है और डिफरेंट फेज भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट की, जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं लार्ज क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है, लार्ज क्वांटिटी कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटिटी में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट। अब बेसिकली एक सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं? मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट्स 2 हैं, तो जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट्स जो हैं वो 3 हैं तो जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे टर्नरी, TERNARY। इसी तरह से 4 कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन जो है उसको हम बोलेंगे। अदरवाइज हमारे सिलेबस में जो है बाइनरी सॉल्यूशन ये, तो बेसिकली उसके बारे में ये डिटेल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी सॉल्यूशन जो है हमारे पास, जो सॉल्यूशन है उसमें अगर देखिए हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम सेग्रीगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, जैसे मान लो हमारे पास जो सॉल्वेंट है लेट्स से वो है गैस, तो उसके अगेंस्ट सॉल्यूट जो है वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और इवन सॉलिड भी हो सकती है। इन तीनों के अगेंस्ट गैस और गैस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, उसका नेचर जो है, उसका स्टेट जो है बेसिकली वो भी गैसियस होगा। इस सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो कैसा होगा? गैस। लेकिन एग्जाम्पल जो है वो अलग अलग रहेंगे। अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों के दोनों गैसियस नेचर में है तो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है एयर या मिक्सचर ऑफ गैसेस। कोई भी 2 गैसेस हैं या 3 गैसेस भी हो सकती हैं, उनका मिक्सचर जो है वो हमारे पास बनाता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या है? गैसियस स्टेट में है। अगर हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो गैस है लेकिन सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, तो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है मिस्ट। मिस्ट जो है उसमें वाटर वेपर जो है सस्पेंड रहते हैं, किसमें? एयर में। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं सॉलिड, सॉल्यूट
और गैशियस सॉल्वेंट की, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है स्मोक। ये कॉमन एग्जांपल हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इन तीनों के केस में जो सॉल्यूशन है वो गैशियस नेचर में रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, मान लीजिए हमारे पास है अगेन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, और इसके अगेंस्ट जो सॉल्वेंट है वो तीनों केस में मान लेते हैं लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे हमारे पास जैसे सॉल्यूट जो है गैशियस स्टेट में है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड, इस केस में हमारे पास आ जाता है जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड किया होता है सॉल्वेंट में, तो बेसिकली गैस जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इस एग्जांपल के अंदर जो है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल इन वाटर या एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल, वो हमारे पास आती है लिक्विड इन लिक्विड। उसके अलावा मान लीजिए हमारे पास है सॉल्ट, जो हमने वाटर में ऐड कर रखा है, सॉल्ट इन वाटर, और हमारे पास आ जाएगी ये थर्ड एग्जांपल। ठीक है जी। इन तीनों के केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका स्टेट रहेगा लिक्विड या लिक्विड फेज रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है कि सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, सॉल्यूट जो है वो हो सकता है गैसियस स्टेट में है, या हो सकता है लिक्विड स्टेट में हो, या सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, जब सॉल्यूट जो है गैसियस स्टेट में है और सॉल्वेंट जो है सॉलिड स्टेट में है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी गैस जो है, लेट्स से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, किसी मेटल के सरफेस के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस जो है एडजॉर्ब हो चुकी है, तो वो हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन बनाएगा जहाँ पे सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। उसके अलावा अगर हम लिक्विड इन सॉलिड की बात करते हैं, तो जितने भी अमलगम्स हैं हमारे पास, अमलगम बेसिकली क्या है, जिसमें हमारे पास लिक्विड मरकरी जो है किसी मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में, उसको हम बोलते हैं अमलगम। तो हमारे पास क्योंकि मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो सॉल्यूट जो है वो हो गया लिक्विड स्टेट में, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो आ गया सॉलिड स्टेट में। उसके अलावा अगर हमारे पास दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास एलॉयज। यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है एलॉयज की। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे एलॉयज में हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, मेटल रहेंगे। इन तीनों के केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका स्टेट रहेगा सॉलिड। तीनों के केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। ठीक है जी। होपफुली आपको यहाँ तक बातें जो है क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को जो है डिस्टिंग्विश करना है, डिपेंडिंग अपॉन amount of solute, amount of solute present in solution। सॉल्यूशन में कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को जो है दो तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट, सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड। ठीक है जी। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कंपेरेटिवली कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। सॉल्यूट जो है उसका कंसंट्रेशन या अमाउंट काफ़ी कम रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसको बोल देंगे डाइल्यूट। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट रिलेटिवली एज कंपेयर टू सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है,
या तो ग्रेटर होगा या ऑलमोस्ट बराबर होता है। ठीक है जी। ठीक, या सॉल्यूट का अमाउंट जो है ज़्यादा रहेगा या ऑलमोस्ट जो है बराबर रहेगा। अब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, ये हम रिलेटिव टर्म में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। रिलेटिव टर्म से मतलब है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन गिवन हो सेम कंपाउंड के, जैसे लेट्स से दो पानी के गिलास है, एक में NaCl जो है ज़्यादा है, एक में NaCl कम है, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन इजीली कर पाएंगे कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। जिसमें NaCl ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड, जिसमें NaCl कम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास सॉल्यूशन की, जो डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सबसे पहले है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर मैंने बात करी कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है गैसियस स्टेट में है, सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, या सॉल्यूशन जो है सॉलिड स्टेट में है। तो बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो प्रेजेंट होता है सिंगल फेज में। सॉल्यूशन जो है इट इज प्रेजेंट इन सिंगल फेज। सॉल्यूशन जो है हमेशा कैसे प्रेजेंट होगा, एक सिंगल फेज में। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हमने बात करी अभी ऊपर कि सॉल्यूशन जो है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब ही क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है जी। जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। दैट मीन्स उसकी डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी होगी, जहां मर्जी ऑब्जर्व कर लें हम, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगी। जैसे डेंसिटी होगी हमारे पास, ये लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है जी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। इसके अलावा जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं हमारे पास, साइज ऑफ solute particles, size of solute particles is 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। 10 to the power minus 7 से 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर तक जो है वो वेरी करते हैं सल्यूट पार्टिकल का साइज। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के, जो कंपोनेंट्स हैं, इट कैन नॉट बी, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी easily separated by physical method, by physical method। किसी फिजिकल मेथड का यूज करके हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली सेपरेट नहीं हो पाएंगे इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है जी। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, वही सेम प्रॉपर्टीज जो हैं प्रेजेंट होंगी जैसे कि कंपोनेंट्स की। मतलब कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली कंपोनेंट्स retain their properties even after the formation of सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के बाद भी हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन करेंगे, उसको लूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं कंपोनेंट की, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली,
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन वेरी विद, चेंज करेंगे, वेरी विद composition of the solution, composition of the solution। जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करेगा। ठीक है जी, जैसे जैसे सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है फिजिकल प्रॉपर्टी का वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं आप, इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बात आती है कि हमारे पास जो मिल्क है, क्या वो एक सॉल्यूशन है या नहीं है सॉल्यूशन। असल में सॉल्यूशन जो है इट हैज टू बी एसेंशियली होमोजीनियस, लेकिन मिल्क जो है इट अपेयर्स टू बी होमोजीनियस, लेकिन असल में जो मिल्क है इट इज हेट्रोजीनियस। एंड इट इज अ colloidal solution। It is a colloidal solution and it is not a mixture, sorry it is not a solution। मिल्क जो है वो सॉल्यूशन नहीं है बल्कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल मिक्सचर है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कोलाइडल मिक्सचर लिखना जो है ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि हमारे पास जो मिल्क है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है, इट इज अ कोलाइडल मिक्सचर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है आज के लिए दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशंस of solutions। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है मास परसेंटेज। फर्स्ट है हमारे पास मास परसेंटेज, इसी को वेट परसेंटेज भी लिखा जाता है या कई बार W/W परसेंट भी लिखा होता है इसको। ठीक है जी, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नेम्स हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नाम बदल के भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर हमें मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ लेट्स से ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो किसके बराबर होगा, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स टाइम्स 100 क्योंकि परसेंट है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बुक में आपको मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हो सकता है वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाए, दोनों एक्यूरेट हैं, कोई भी इसमें जो है वेरिएशन नहीं रहेगी। ठीक है जी, दोनों एक्यूरेट हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो
इसी को देखो कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है क्वेश्चन में। इसको मैं भी मान लो आपको लिखा है कि वेट परसेंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज 5%। 5% दे रखा है NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, किसकी टर्म्स में, वेट परसेंट की टर्म में, या वेट में वेट परसेंट भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे बेसिकली हम, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है 5% लिखा है, दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया कि NaCl जो है वो 5 ग्राम प्रेजेंट है, 5 ग्राम NaCl। और क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें सॉल्यूशन का भी पता चल गया कि इसमें क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब अगर सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है प्रेजेंट होगा। तो 100 माइनस, क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट 5 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना रह गया 95। तो बेसिकली 95 ग्राम वाटर जो है इसमें प्रेजेंट है। ठीक है जी। इस तरह से हम इसको जो है इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखें, आगे जाके यूज होंगी ये चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम परसेंटेज, इसी को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या डायरेक्टली हम इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी लिख देते हैं, V% भी करके लिख दिया जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, लेट्स से, it is equal to volume of solute in ml divided by volume of solution in ml टाइम्स 100, क्योंकि अगेन क्या है, परसेंट है। ठीक है जी, इसलिए टाइम्स 100 कर दिया। अब यहां पे देखिए, इसी को जैसे मान लो आपको बोला है, ऐसे दे रखा है 10% मीथेन सॉल्यूशन, 10% मीथेन सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या इंटरप्रिटेशन जो है मिल रही है, 10% लिख रखा है मीथेन सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम से मतलब है कि यहाँ पे हमें गिवन है 10 ml मीथेन CH4। उसके अलावा हमें गिवन है 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है जी। और थर्ड कंपोनेंट दैट इज हमारे पास सॉल्यूट जो है वो कितना है, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ml, 90 ml वाटर, लेट्स से, क्योंकि सॉल्वेंट नहीं बता रखा तो बाय डिफॉल्ट जो है वाटर ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास काम करेगा वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब ये आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे अगर मुझे निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो किसके बराबर रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मास जो है वो ग्राम्स में है और वॉल्यूम जो है वो ml में है। टाइम्स आ जाएगा 100, टाइम्स आ जाएगा 100। अब इसी को देखो कैसे हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपको गिवन है, मान लो दे रखा है 20% इथेनॉल मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 20 ग्राम इथेनॉल है और 100 ml जो है वो क्या है, सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्वेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक तरफ सॉल्यूशन, अदरवाइज सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे तो सॉल्वेंट आना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन तो ml में है और सॉल्यूट जो है वो ग्राम में दे रखा है। एक का मास गिवन है, एक का वॉल्यूम गिवन है, तो दोनों में क्योंकि यूनिट सेम नहीं है तो वहां से हम जो है ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस हमें डेंसिटी गिवन हो। क्योंकि डेंसिटी का यूज करके हम, डेंसिटी और वेट का यूज करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से डायरेक्टली फिलहाल के लिए हम जो है यहाँ से सॉल्वेंट जो है उसका वैल्यू जो है वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है या कितना वॉल्यूम है वो हम कंक्लूड यहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, लेट्स से ए एंड बी, और हमने निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, number of moles of A plus number of moles of B। ये आगे moles of A divided by total moles। इस तरह से मान लो हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर हमें टोटल मोल फ्रैक्शन निकालनी तो XA प्लस XB। अब क्योंकि दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट है, तो XA प्लस XB जो है हमेशा किसके बराबर रहेगा, इट इज इक्वल टू 1। ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, इट इज इक्वल टू 1। और मान लो हमें XA का वैल्यू गिवन है और XB का वैल्यू हमें निकालना है, तो XB कैसे निकालोगे, 1 माइनस XA करके, फॉर्मूला नहीं लगाना है वहां पे। ठीक है जी। ये इंटर रिलेशन जो है ध्यान में रखना है और ये यूज हो पाएगा काफी जगह। ठीक। अभी एक चीज और, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में हमारे पास ऊपर भी मोल्स है नीचे मोल्स है, तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है इट बिकम्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या बन जाती है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ppm and ppb। ppm stands for parts per million। ppm stands for parts per million। ppb stands for parts per billion। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो ppb है या लेट्स से हमारे पास ppm है, उसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो इट इज समवेयर सिमिलर टू मास परसेंट। कैसे? जैसे ppm है इट इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ, लेट्स से हमने ppm निकालना है सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट, ppm ऑफ सॉल्यूट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट
divided by total parts of solution into, अब मिलियन का मतलब है 10⁶, मिलियन का मतलब है 10⁶। अब बेसिकली यहां पे जो पार्ट्स ऑफ सल्यूट है, यहां पे पार्ट्स से मतलब है मास और वॉल्यूम, मतलब इसी फॉर्मूला को पीपीएम को मैं कैसे लिख सकता हूं, पीपीएम कैन बी रीरिटन एज मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम टाइम्स 10⁶। ये भी गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है जी। इसी तरह से पीपीबी जो है उसको भी हम लिख सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना है यहां पे बिलियन की बात हो रही है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 10⁹। अब देखिए यहां से हम पीपीएम और मास परसेंट में रिलेशन निकाल पाएंगे, पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू 10⁴। कैसे, यहां पे जो 10⁶ है, ये जो 10⁶ है इसी को मैं लिख सकता हूं 10⁴ इंटू 10⁻²। 10⁻² को मैं अगर इसके साथ क्लब कर दूं तो ये बन गया मास परसेंट, इंटू 10⁴ हो जाएगा, ये बन गया पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू 10⁴। इसी तरह से पीपीबी को भी मैं क्लब कर सकता हूं, पीपीबी इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू 10⁻⁷। पीपीबी इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू 10⁻⁷, और पीपीबी इज इक्वल टू पीपीएम इंटू 10⁻⁵, क्योंकि 10⁹ को मैं लिख सकता हूं 10⁶ इंटू 10⁻⁵। तो हमारे पास जो है पीपीबी जो है दैट बिकम्स इक्वल टू पीपीएम इंटू 10⁻⁵। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया पीपीएम एंड पीपीबी। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। नेक्स्ट इज मोलैरिटी, और इसी को हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम कैपिटल एम से जो है वो डिनोट करते हैं, या कई बार जो है यहाँ पे आपको डायरेक्टली मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी मेंशन नहीं किया होगा, बल्कि यूनिट्स मेंशन किए होंगे, तो मोल पर लीटर जो है इसके यूनिट्स हैं, ये भी आपने ध्यान में रखने, ठीक है, किसी भी तरह से आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है ये आपको गिवन होना चाहिए लीटर में, इन लीटर में, अगर लीटर में नहीं है तो उसको पहले लीटर में करेंगे, ये होना चाहिए, मोल्स जो है मोल्स में होते हैं हमेशा, ठीक है जी, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम जो है वो ml में गिवन है, तो इसको लिखोगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। इवन नंबर ऑफ मोल्स को भी आप कैसे लिख सकते हो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। ठीक है जी, ये है गिवन मास, गिवन मास, और ये हमारे पास है मोलर मास, मोलर मास। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम मोलैरिटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक तो यूनिट्स मैंने आपको बता ही दिए वैसे, इसके अलावा कुछ एक बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन, इट इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, देयरफॉर इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है जी, मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम जो है, मोलैरिटी जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, क्योंकि वॉल्यूम है दैट मीन्स लिक्विड जो है वो एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मोलैरिटी जो है वो डायरेक्टली क्या है हमारे पास, टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। ठीक है जी, इसके अलावा मान लीजिए हमें डेंसिटी गिवन है, हमें क्या है डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की मान लो। ठीक है जी, और हमें प्रेजेंट है उसमें डेंसिटी गिवन है लेट्स से डी ऑफ सॉल्यूशन, और हमें गिवन है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट लेट्स से x% ऑफ सॉल्यूट बाय मास जो है वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब डेंसिटी क्योंकि हमें डायरेक्टली दिया है कि डेंसिटी है, और वॉल्यूम प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी हमें यही पता चलेगा कि x ग्राम सॉल्यूट का है और हमारे पास जो है 100 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर हम मास निकालते हैं सॉल्यूट का, क्योंकि हमें मोलैरिटी जब निकालनी है, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मान लेते हैं डेंसिटी जो है वो हमें ml के टर्म्स में गिवन है, ग्राम पर ml, या लेट्स से ग्राम पर लीटर गिवन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है वो हटा रहा हूँ। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें निकालना है तो वॉल्यूम आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास ओवर डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मास ऑफ, अच्छा मास परसेंट में हमें x ग्राम जो है वो गिवन है, मास परसेंट में हमारे पास x ग्राम सॉल्यूट जो है वो गिवन है। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में कितना आ गया, x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, मास जो कि कितना है 100 सॉल्यूशन का, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी जो है वो ऊपर चले जाएगा, इनटू आ गया d। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास जो मास था, असल में जो मास था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का, वो कितना था, d इंटू 1000, d इंटू 1000, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000 जो है साथ में रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे। तो बेसिकली मोलैरिटी जो है दैट इज इक्वल टू x इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास नहीं लिखा हमने, मोलर मास। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे ना,
बेसिकली ये हमारे पास मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आए, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। उसके अलावा बाकी जो है वो सारा वॉल्यूम के लिए लिखा है। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया मास जो सॉल्यूशन से निकाला, और ये हमारे पास आ गई डेंसिटी जो हमें डी गिवन था डेंसिटी, उसमें हमारे पास डेंसिटी जो है वो पर लीटर दे रखा है, ठीक है जी। तो 1 लीटर के लिए 1 लीटर के लिए हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, क्योंकि पर लीटर लिखा है तो 1 लीटर के लिए निकालने के लिए हमें क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे वैसे अगर ml में होगा तो बनेगी बात, यहाँ पे पर ml है तो आएगा 1000, अगर ml में नहीं होगा तो डायरेक्टली 1000 नहीं आएगा, बोलने का मतलब ये, ठीक है जी। ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो है वो वेरी करेगा, ठीक। इसके अलावा हमारे पास मान लीजिए मान लो हमारे पास है सॉल्यूशन दे रखे हैं 2, एक सॉल्यूशन जो है उसकी मोलरिटी बोली है m1 और उसका हमने ले लिया, हमें गिवन है कि v1 वॉल्यूम, सेम सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम है लेकिन मोलरिटी अलग है m2 और वॉल्यूम भी अलग है v2। इन दोनों का v1 v2 जो है वॉल्यूम साथ में हमने कर दिया ऐड, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी मोलरिटी कितनी है, तो वो किसके बराबर होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 divided by v1 plus v2. This is the resultant molarity. Resultant molarity of mixture formed by m1 and m2। m1 और m2 की मिक्सिंग से हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी आएगी m3 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। मान लो थर्ड सॉल्यूशन में दिया होता, यहाँ पे m3 v3 और लिखा होता, मान लो कुछ ऐसा, m1 v1 दे रखा है, m2 v2 दे रखा है और m3 v3 भी दे रखा है, तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली ऐड करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 करेंगे और इज इक्वल टू ये हमारे पास रिजल्टेंट मोलरिटी आ जाएगी, डायरेक्टली ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के लिए जो है वो सूटेबल है, ठीक है जी। होपफुली आपको यहाँ तक जो है बातें सारी समझ में आई होंगी। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो आपके एंड पे तो बताएं, अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।